नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर चाणक्य क्लासेस के इस डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अभिनंदन करता हूं आपका और ईश्वर से आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अध्याय का जो विषय अभी वर्ण विचार अध्याय चल रहा था, हम अभी जिस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, अभी हमारी चर्चा का जो विषय है वो वर्ण विचार अध्याय जो है वो अभी बना हुआ है। पिछले जो वीडियो आए थे, पिछले वीडियो में हमने वर्णों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ा है, वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ा है। आज हम इसी वर्ण विचार अध्याय के अगले एक और बिंदु के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, आज हमारी चर्चा का विषय है प्रयत्न। क्या हो जाता है? प्रयत्न। यानी कि किसी भी वर्ण के उच्चारण के योग में प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, और प्रयत्न के अंतर्गत हम वर्णों का जो वर्गीकरण, जो विश्लेषण है वो किस प्रकार से करते हैं, इन तमाम तथ्यों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रयत्न कहते किसे हैं। प्रयत्न की जो एक व्यवस्थित परिभाषा होती है, वो परिभाषा क्या हो जाती है मित्रों? परिभाषा की यदि हम बात करें तो प्रयत्न की जो परिभाषा है, परिभाषा इस प्रकार से हो जाती है कि किसी भी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण की चेष्टा में जो श्वास नलिका में होती है, श्वास नलिका में हमें जो स्थित वायु है उसको रोकना होता है, और जो अवरुद्ध वायु होती है उसको विशेष बल पूर्वक स्वर तंत्रिकाओं से प्रवाहित करना होता है, और इसी में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण की चेष्टा में श्वास नलिका में स्थित श्वास नलिका में स्थित वायु के अंश भार को रोककर तथा अवरुद्ध वायु को स्वर तंत्रिकाओं से प्रवाहित करने में लगने वाले बल विशेष को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कहते हैं। शब्दों के जाल में यदि आप उलझते हो तो मित्रों, इसकी जो परिभाषा है वो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी हो गई है। हम जब किसी भी वर्ण या ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने की चेष्टा में क्या होता है? सबसे पहले हमारी श्वास नलिका में जो वायु होती है उस वायु को हम रोकते हैं, और जो वायु हमने वहाँ पर रोकी है, जितनी सी वायु को, यानी वायु को पूर्ण रूप से नहीं रोकते हैं, वायु का थोड़ा सा अंश ही होता है जो श्वास नलिकाओं में होता है, इस वायु को हम यहाँ रोकते हैं। और जो वायु स्वर तंत्रिकाओं में अवरुद्ध है, इसी वायु को जो श्वास नलिका में अवरुद्ध है, इसी वायु को स्वर तंत्रिकाओं से प्रवाहित करने में जो बल लगता है, इसी बल को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। यानी कि इस संपूर्ण प्रयत्न की परिभाषा में क्या क्रिया प्रक्रिया होती है और क्या ऐसे शब्द होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, इन के बारे में यदि मैं संक्षेप में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर दो अंग उत्तरदायी हो जाते हैं। जो पहला अंग होता है वो क्या हो जाता है? श्वास नलिका। पहला जो अंग है वो पहला अंग क्या हो जाता है? श्वास नलिका। और दूसरा जो अंग है वो हो जाता है स्वर तंत्रिका। ये दो उत्तरदायी अंग हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ण या ध्वनि का जो प्राण तत्व है वो प्राण किसको कहा जाता है?
वायु को कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि श्वास तंत्रिका में वायु को रोकना है। श्वास तंत्रिका में श्वास नलिका में आपको क्या करना है, इस वायु को रोकना है। और जो वायु यहाँ रुकी हुई है उसी वायु को आपको स्वर तंत्रिकाओं से क्या करना है, प्रवाहित करवाना है। स्वर तंत्रिकाओं से इसको क्या करना है, प्रवाहित करवाना है। और किससे प्रवाहित करना, स्वर तंत्रिकाओं से प्रवाहित करना। यानी श्वास नलिका में वायु को रोकना है और स्वर तंत्रिकाओं से इस वायु को प्रवाहित करना है। और इसी में जो लगने वाला बल होता है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो ये इस प्रकार के इस डायग्राम के द्वारा आप इस प्रयत्न को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि श्वास नलिका में वायु को रोकना होता है। वायु कहाँ रुकेगी, श्वास नलिका में रुकेगी। और जो वायु रुकी हुई है इसी वायु को हमें क्या करना है, स्वर तंत्रिकाओं से प्रवाहित करना है। और इस प्रवाहित करने में जो एक बल लगता है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो ये प्रयत्न की एक विशेष परिभाषा हो जाती है। आशा करता हूँ प्रयत्न आप समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ प्रयत्न के भेद कितने होते हैं। प्रयत्न के भेद तो मित्रों आपको जानकारी होगी, यदि नहीं है तो आप यहाँ पर इस चीज़ को सीख लें। सामान्यतः जो प्रयत्न होता है वो 2 प्रकार का प्रयत्न होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जो पहला प्रयत्न हो जाता है इसको हम कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न। तथा दूसरा जो प्रयत्न हो जाता है इसको हम कहते हैं बाह्यांतर प्रयत्न। बाह्यांतर प्रयत्न। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 2 प्रकार के प्रयत्न उत्तरदायी होते हैं। जो पहला प्रयत्न होता है इसको हम कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न और जो दूसरा प्रयत्न होता है इसको हम क्या कहते हैं, बाह्यांतर प्रयत्न। तो ये प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्यांतर प्रयत्न। अभी हम जिस पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न है। आज के इस वीडियो में हम इसी आभ्यंतर प्रयत्न पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मित्रों आभ्यंतर प्रयत्न का जो ये भाग है ये भी काफ़ी विस्तृत हो जाना है, आगे आप देखेंगे। तो आज हम इसका समेकित रूप से जो एक पूर्ण अध्ययन है वो अध्ययन हम कर लेते हैं। आज हमारी जो चर्चा का विषय क्या हो जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न। क्या हो जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न। तो आज हम इसी आभ्यंतर प्रयत्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, स्वर तंत्रिकाओं के भीतर लगने वाले प्रयत्न बल को हम क्या कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आप इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। सबसे पहले ये प्रयत्न कहाँ लागू होता है, ये प्रयत्न स्वर तंत्रिकाओं के भीतर ही लागू हो जाता है। यानी कंठ से नीचे नीचे जो लगने वाला प्रयत्न बल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा को लिख लीजिए कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं के भीतर लगने वाले स्वर तंत्रिकाओं के भीतर लगने वाले प्रयत्न बल को क्या कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये आभ्यंतर प्रयत्न की परिभाषा होती है। सामान्यतः यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि आभ्यंतर प्रयत्न कहाँ लगता है, तो इसका जवाब होगा स्वर तंत्रिकाओं के भीतर। ये प्रयत्न कहाँ लागू होता है, ये प्रयत्न स्वर तंत्रिकाओं के भीतर ही लागू होता है। यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर एक चीज़ को और नोट कर लीजिएगा। कंठ से नीचे के भाग में लगने वाला
प्रयत्न बल ही लगने वाला प्रयत्न बल ही क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। कहाँ लगता है ये प्रयत्न? ये प्रयत्न कंठ से यानी गले से नीचे लगने वाला प्रयत्न होता है। इसको हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न हो जाता है। इसकी परिभाषा हो जाती है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूजन रह जाए, कोई डाउट रह जाए मित्रों, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए दिया हुआ है, उसके जरिए आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचा दीजिए। बस इतना सा आपको करना है। अभी हम बात कर रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न के भेदों के बारे में कि आभ्यंतर प्रयत्न तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने होते हैं? तो मित्रों आपको बता दूं, आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? बहुत ही विशिष्ट हो जाते हैं ये 5 भेद। आप इनके बारे में निश्चित रूप से जानिएगा। परीक्षाओं में भी इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ ले कि आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने होते हैं? तो मित्रों 5 भेद होते हैं। और वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पृष्ट। दूसरा भेद हो जाता है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट। तीसरा जो भेद है, तीसरा भेद हो जाता है विवृत। चौथा भेद हो जाता है ईषद विवृत। ईषद विवृत। तथा 5वां भेद हो जाता है, 5वां भेद क्या हो जाता है? 5वां भेद हो जाता है संवृत। क्या हो जाता है? संवृत। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्रयत्न के ये 5 भेद हो जाते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, विवृत प्रयत्न, ईषद विवृत प्रयत्न और संवृत प्रयत्न। ये 5 प्रयत्न के मुख्य भेद हो जाते हैं। अच्छी तरह से आप इनको नोट कर लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं इन्हीं 5 प्रयत्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आज के इस वीडियो में हम केवल आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में ही पढ़ पाएंगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर हम बाह्यांतर प्रयत्न को अगर साथ में जोड़ लें तो वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबा होने की संभावना है मित्रों। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज के इस वीडियो में हम कौन सा प्रयत्न पढ़ेंगे? केवल और केवल आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्पृष्ट की। जो पहला प्रयत्न हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको क्या नाम दिया गया है? स्पृष्ट नाम दिया गया है। स्पृष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो पारिभाषिक शब्दावली आ रही है निश्चित रूप से शाब्दिक दृष्टि से ये बहुत विशिष्ट होती है। कई बार आप इनके नामों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इनके शाब्दिक अर्थ को लिख लीजिएगा। शाब्दिक अर्थ तो आप जानोगे यहाँ पर स्पृष्ट का जो शाब्दिक अर्थ वो क्या होता है? टकराना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? टकराना या स्पर्श करना। टकराना या स्पर्श करना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जहां पर 2 ध्वनियों के उच्चारण में कि जो स्वर तंत्रिकाओं से उत्पन्न ध्वनि होती है वो जब मुंह में आकर के खुलती है तो खुलने के बाद वो ध्वनि एक आकार ले लेती है और वो आकार 2 अंगों के टकराव से ही आता है। तो जहाँ किसी भी ध्वनि विशेष के उच्चारण में 2 अंगों में परस्पर टकराव हो जाता है, 2 अंग परस्पर टकरा जाते हैं या 2 अंग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जिनमें से एक अनिवार्य अंग हो जाता है जिह्वा। तो खासकर जिह्वा का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जिह्वा के अतिरिक्त वो ध्वनि जिस अंग से टकराती है वो जो अंग है वो उसका उच्चारण अवयव हो जाता है, उच्चारण अंग हो जाता है। और ऐसे स्पर्श वर्णों की या स्पष्ट वर्णों की यदि हम बात करते हैं तो व्याकरण में इनकी संख्या बताई गई है 25। कितनी संख्या बताई गई है? 25 संख्या बताई गई है। मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में लिखवा रहा हूँ पूरे 25 वर्ण। अब मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखवाऊंगा, हम ये पहले लिख चुके हैं। आप देखोगे जो पहला वीडियो हमने बनाया था उसी वीडियो में हमने लिख लिया था, जहाँ पर हमने स्वरों और व्यंजनों के वर्गीकरण के विषय में हमने पढ़ा था। तो आप लिख लीजिए संक्षेप में कि क से म तक के सभी 25 व्यंजनों में
कौन सा प्रयत्न होता है मित्रों? आभ्यंतर प्रयत्न होता है। कौन सा प्रयत्न होता है? आभ्यंतर प्रयत्न होता है। आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि क से म तक के जो 25 व्यंजन होते हैं, इन्हीं 25 व्यंजनों में कौन सा प्रयत्न होता है? स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ये वर्ण आप देख सकते हैं कि किन्हीं दो उच्चारण अंगों के टकराने से या एक दूसरे के स्पर्श करने से ही इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो ये सभी के सभी जो वर्ण होते हैं ये क्या क्या होते हैं? स्पृष्ट कहलाते हैं। यदि मैं बात करूं तो इनमें से जो क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? इनका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। अगर मैं च वर्ग की बात करूं तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? आप देखते हैं च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि ट वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है। इसी प्रकार त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाता है? दंत हो जाता है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो 5 महत्वपूर्ण जो उच्चारण अंग हैं वो इनके अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ण होते हैं, जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं, उन सभी में प्रयत्न कौन सा होता है? स्पृष्ट प्रयत्न होता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जो दूसरा प्रयत्न होता है। दूसरे प्रयत्न को हम कहते हैं ईषद स्पृष्ट। क्या कहते हैं? ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट प्रयत्न। ईषद स्पृष्ट का तात्पर्य होता है अल्प टकराव, यानी टकराव तो होता है लेकिन ये टकराव क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसका अर्थ आप लिख लीजिएगा आंशिक टकराव। आंशिक टकराव। तो अंगों के आंशिक टकराव से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों में कौन सा प्रयत्न होता है? ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और इस प्रयत्न के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हो जाते हैं? वो 4 वर्ण हो जाते हैं य, र, ल और व। ये 4 वर्ण हो जाते हैं। इन 4 वर्णों में कौन सा प्रयत्न हो जाता है? ईषद स्पृष्ट प्रयत्न इन 4 वर्णों में हो जाता है। यदि हम बात करते हैं इनके संस्कृत क्रम की, कई बार इस विषय में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनका संस्कृत क्रम क्या होता है। तो इनका जो संस्कृत क्रम है वो थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। संस्कृत क्रम में इन वर्णों का क्रम कुछ इस प्रकार से हो जाता है य, व, र और ल। ये इनका एक विशिष्ट क्रम हो जाता है। ये जो ईषद स्पृष्ट वर्ण होते हैं इन्हें और क्या क्या कहा जाता है? तो आप और लिख लीजिएगा कि इन्हें संघर्षहीन वर्ण, इन्हें सप्रवाह व्यंजन, और इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ वर्ण तथा इसके अतिरिक्त इन वर्णों को संस्कृत व्याकरण में अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर वर्ण भी कहा जाता है। अर्धस्वर वर्ण भी कहा जाता है। तो ये जो नाम है, चाहे संघर्षहीन व्यंजन कहो या सप्रवाह व्यंजन कहो या अंतस्थ व्यंजन कहो या अर्धस्वर व्यंजन कहो, इन सभी में चाहे कोई भी नाम आ जाए, सभी का तात्पर्य यही है य, र, ल, व। या संस्कृत क्रम के अनुसार बात करें तो य, व, र, ल ये हो जाता है। और इन सभी वर्णों में लगने वाला जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो कौन सा हो जाता है? ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ तक हम 2 प्रयत्नों के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पृष्ट प्रयत्न और ईषद स्पृष्ट प्रयत्न। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे जो तीसरा प्रयत्न हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरे प्रयत्न को नाम दिया गया है विवृत।
क्या नाम दिया गया है? विवृत। विवृत व्यंजन किसे कहते हैं मित्रों? तो जिन वर्णों का या जिन ध्वनियों का उच्चारण निर्बाध रूप से हो, उन वर्णों में लगने वाला जो प्रयत्न होता है वो कौन सा होता है? विवृत प्रयत्न होता है। यानी अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, स्वतंत्र या निर्बाध रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियों में, उच्चारित होने वाली ध्वनियों में विवृत प्रयत्न होता है। कौन सा प्रयत्न होता है? विवृत प्रयत्न होता है। अब आप ये समझिएगा कि स्वतंत्र रूप से उच्चारण किन वर्णों का होता है। आप जरा गौर करेंगे मित्रों तो आपको मैंने पहले एक परिभाषा पढ़ाई थी स्वर, और स्वर वर्णों की परिभाषा पे आप देखोगे कि मैंने कुछ नहीं पूर्ण रूप से यही लिखवाई थी कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। यानी स्वतंत्र रूप से या निर्बाध रूप से या बाधा रहित उच्चारण जिन वर्णों या जिन ध्वनियों का होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात यहां पर आप लिख लीजिएगा, और अर्थात सभी स्वर वर्णों में विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। आभ्यंतर प्रयत्न होता है। स्वर कितने होते हैं इनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो मित्रों मूल स्वर कितने हो जाते हैं? मूल स्वर केवल और केवल व्याकरण में 4 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4 मूल स्वर बताए गए हैं। और वो मूल स्वर कौन कौन से हो जाते हैं? वो मूल स्वर हो जाते हैं अ, ई, उ और री। ये 4 मूल स्वर होते हैं। संस्कृत में जो पंचम मूल स्वर है वो लृकार को कहा गया है, लेकिन हिंदी में हम उसको नहीं गिनते हैं, उसकी गणना नहीं होती है क्योंकि उसको मृत स्वर की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा जो पॉइंट आ जाता है स्वरों का, वो दूसरे स्वर का किस प्रकार के हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं, आप जानते हैं कि दीर्घ स्वर जो अ, ई, उ ये जो 3 हैं इनका जो दीर्घ रूप होता है यानी कि आ, ई और उ दीर्घ, तो ये 3 तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा 4 जो स्वर और होते हैं वो अगर हम बात करें सामान्य रूप से तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर रचना या उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर ये जो दीर्घ स्वर होते हैं ये केवल 3 ही होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, आ, ई, उ। चौथा जो ये री का जो दीर्घ रूप है ये विवादित रूप है। इसको कुछ विद्वान मान्यता देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। कुछ विद्वान इसको वैदिक या मृत स्वर ही कहते हैं, तो इसलिए हिंदी में इसकी गणना सामान्यतः नहीं की जाती है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं अगले स्वर के बारे में, तो अगला जो स्वर हो जाता है वो हो जाता है संधि स्वर। कौन सा हो जाता है? संधि स्वर। यानी कि 2 अलग अलग स्वरों के योग से निर्मित जो नए स्वर होते हैं उनको क्या कहा गया है? संधि स्वर कहा गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि अ प्लस ई के योग से जो स्वर बनता है वो स्वर कौन सा हो जाता है? ए हो जाता है। यानी कि हम बात करते हैं ए की, तो इसका योग किससे हुआ है? अ प्लस ई के योग से हुआ है। तो अ और ई के योग से ए होने के कारण ये जो ए है ये क्या कहलाएगा? संधि स्वर कहलाएगा। इसी प्रकार आप देखते हैं अगला एक स्वर और होता है ऐ। तो आप देखते हो कि अ प्लस ए के योग से जो बना हुआ स्वर होता है इसको हम ऐ स्वर के रूप में पढ़ते हैं। इसी प्रकार एक और स्वर इसके अंतर्गत आ जाता है, वो स्वर कौन सा हो जाता है? ओ।
जिसको हम पढ़ते हैं अ प्लस उ के रूप में, यानी अ प्लस उ से मिलकर जो स्वर बनता है वो औ बनता है, और ये औ इस प्रकार का होता है, ये एक मात्रिक स्वर। और इसी प्रकार एक अंतिम स्वर और हो जाता है औ, यानी कि अ प्लस ओ के योग से जो स्वर बनता है औ, ये औ जो होता है ये भी संधि स्वर यानी कि दो अलग अलग स्वरों के योग से निर्मित हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चार स्वरों को ए ऐ ओ औ, इन चार स्वरों को क्या कहा गया है? संधि स्वर कहा गया है। इसके अलावा एक और जो पांचवा भेद जो शेष रह जाता है वो हम लिख लेते हैं वैदिक, या हिंदी की दृष्टि से कहा जाए तो मृत स्वर। तो ये जो स्वर होते हैं, ये स्वर कौन से होते हैं? दो प्रकार के जो स्वर हो जाते हैं, और वो कौन कौन से हो जाते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। पहला आ जाएगा दीर्घ री, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बता ही चुका हूँ कि हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग जो है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं किया जाता है, इसको वैदिक स्वर या मृत स्वर की संज्ञा दी गई है। तथा इसके अतिरिक्त एक और जो स्वर है वो स्वर कौन सा है? ली, इसको स्वर की संज्ञा दी गई है। इसको भी केवल वैदिक व्याकरण में ही स्वर की संज्ञा दी गई है। लौकिक व्याकरण में या हिंदी व्याकरण में इन दोनों स्वरों को क्या कहा गया है? मृत स्वर कहा गया है। तो ये जो हमने अभी तक जो ये वर्गीकरण पढ़ा है, ये किस आधार पर पढ़ा है? रचना के आधार पर पढ़ा है। किस आधार पर पढ़ा है? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो ये स्वर होते हैं, ये स्वर कितने हो जाते हैं? इस प्रकार से चार भेदों में वर्गीकृत हो जाते हैं। रचना के आधार पर जो मूल स्वर होते हैं वो अ, ए, उ और री, ये चार मूल स्वर हो जाते हैं। इन्हीं की दीर्घ रचना के अंतर्गत आ, ई और उ, इन्हीं तीन स्वरों को मान्यता दी गई है। संधि स्वर के अंतर्गत यानी ऐसे स्वर जो दो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं, इन स्वरों को संधि स्वर कहा गया है। ए, ऐ, ओ, औ, ये जो चार हैं ये चार संधि स्वर कहे गए हैं। और इसी प्रकार वैदिक या मृत स्वरों के अंतर्गत री तथा ली को माना गया है। तो इस प्रकार से जो ये रचना के आधार पर जो स्वरों को हमने पढ़ा है, इसके बाद में हम इन्हीं स्वरों को हम आगे एक और वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं, और वो वर्गीकरण का आधार हो जाता है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर जब हम इन स्वरों को पढ़ते हैं तो पुनः ये स्वर कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के हो जाते हैं। और ये दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? इसके अंतर्गत जो पहला जो भेद है, पहला भेद हम लिख लेते हैं वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा जो वर्गीकरण हो जाता है वो हो जाता है अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर, ये दूसरा वर्गीकरण हो जाता है। तो वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी ये दो इन स्वरों के भेद हो जाते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ यानी होठ गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, उन स्वरों को क्या कहा गया है? वृत्तमुखी स्वर कहा गया है। अर्थात आप लिख लीजिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। तो इस प्रकार के स्वरों को आप क्या कहते हो? वृत्तमुखी स्वर कहते हो। इनके उच्चारण में होठ गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं। अब आप देखिए कि ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि वो चार स्वर होते हैं, और वो चार स्वर कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पर उन्हें नोट कर लीजिएगा कि वो चार स्वर हो जाते हैं। एक तो उ, ओ तथा औ। इन चार स्वरों को आप किस रूप में जानते हैं?
वृत्तमुखी स्वर के रूप में जानते हैं। आप जब इनका उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं कि होठ जो होते हैं, हमारे जो ओष्ठ होते हैं, वो गोल आकार में आ जाते हैं। इसीलिए इन स्वरों को क्या कहा गया है? वृत्तमुखी स्वर कहा गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो भेद हो जाता है अवृत्तमुखी स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार स्थिति में नहीं आते हैं, उन स्वरों को क्या कहा गया है? अवृत्तमुखी स्वर कहा गया है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें अवृत्तमुखी, उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। अवृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। और ये स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मित्रों, जो हमने ये स्वर लिखे हैं यहाँ पर, पहले हम जो स्वर लिख चुके हैं, इन स्वरों को छोड़ करके शेष जितने भी स्वर होते हैं वो सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? अवृत्तमुखी होते हैं। यानी कि आप लिखोगे अ, आ, ई, री, ए तथा आई। ये जो स्वर हमने लिखे हैं, ये सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? अवृत्तमुखी होते हैं। यानी कि अ, आ, ई, ए, आई, ओ, औ, ए, आई, यहाँ तक के जो स्वर हैं, इन स्वरों में आप देखते हैं कहीं पर भी होठ गोलाकार स्थिति में नहीं आता है, और इसी कारण इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आगे इन्हीं स्वरों का जो हम तीसरा जो वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा वर्गीकरण हो जाता है मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो तीसरा वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या हो जाता है? मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर आप पढ़ चुके हैं, स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम सामान्यतः पहले पढ़ चुके हैं। पहला क्या हो जाता है? पहला हो जाता है ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर। तथा तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है प्लुत स्वर हो जाता है। सामान्य जो वर्णों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, आरंभ में ही हम इन तीनों वर्गीकरणों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इसी प्रकार दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या हमने 7 पढ़ी थी। जो 4 ह्रस्व स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो 4 होते हैं अ, ई, उ तथा री। ये जो 4 होते हैं, इन चारों को मात्रा काल के आधार पर ह्रस्व स्वर कहा गया है। और दीर्घ स्वरों के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो दीर्घ स्वरों के अंतर्गत जो 7 स्वर आते हैं वो 7 स्वर कौन कौन से हो जाते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ तथा औ। ये जो 7 होते हैं, ये 7 स्वर क्या हो जाते हैं? मात्रा काल के आधार पर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। और प्लुत स्वर के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, कोई भी स्वर पीछे नहीं रहता है। बस केवल अंतर इतना सा है कि स्वर के साथ में देवनागरी लिपि में 3 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्वर के साथ देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में 3 को अंक रूप में, 3 को अंक रूप में। अब 3 को अंक रूप में हम किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं। तो 3 को अंक रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। ये प्लुत स्वरों की जो एक सामान्य विशेषता है वो हो जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं अ,
तो अ के साथ में ये 3 लगा देने से क्या हो जाता है कि अ का उच्चारण जो है वो 3 मात्रा काल तक किया गया है। जैसे हम औम बोलते हैं तो औम में आप देखते हैं कि अ को इस प्रकार लिख करके उसके साथ देवनागरी लिपि में 3 और उसके बाद में म को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो ये उच्चारण होता है इसको क्या कहा जाता है, औम कहा जाता है। इसके अंतर्गत अ का जो उच्चारण है वो 3 मात्रा काल तक किया जाता है और उसके बाद में म यानी व्यंजन ध्वनि को साथ में जोड़ा जाता है। इसीलिए ये जो औम है इसको बीज स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीज स्वर। ये स्वर केवल एक औम को कहा जाता है, इसके अतिरिक्त जो अन्य स्वर होते हैं इन्हें बीज स्वर नहीं कहा जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके बाद में स्वरों के वर्गीकरण का एक और हम चौथा आधार जो है वो आधार ले लेते हैं और वो आधार हो जाता है जिह्वा स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कौन सा हो जाता है, जो चौथा वर्गीकरण हो जाता है कौन सा हो जाता है, जिह्वा स्थिति के आधार पर। जिह्वा स्थिति के आधार पर। तो जिह्वा स्थिति के आधार पर आप देखते हैं कि इन स्वरों को हम कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला भाग आ जाता है, पहला भाग क्या हो जाता है, अग्रस्वर। अग्रस्वर। दूसरा जो भाग हो जाता है वो हो जाता है मध्य स्वर। मध्य स्वर। तथा तीसरा भाग क्या हो जाता है, पश्च स्वर। क्या हो जाता है, पश्च स्वर। मुख के अंतर्गत इस प्रकार से हमारी जिह्वा की स्थिति होती है और इस जिह्वा स्थिति को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जो ये सबसे आगे का भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, अग्रस्वर कहा जाता है। और ये जो मध्य का भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। यहाँ से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। और जिह्वा के मूल भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है मूल भाग से, उनको क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्च स्वर। तो अब इसके अंतर्गत हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होने वाले स्वर कौन कौन से होते हैं। तो जिह्वा के जो अग्र भाग से उच्चारित होने वाले जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं, 4 स्वर होते हैं। और वो 4 स्वर कौन कौन से होते हैं, वो 4 स्वर हो जाते हैं ई, ए तथा ऐ। ये जो 4 स्वर होते हैं इन चारों स्वरों को क्या कहा जाता है, अग्र स्वर कहा जाता है। यानी इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के अग्र भाग में हल्का सा उठाव आता है और हल्के से उठाव के साथ ही इन स्वरों का उच्चारण होता है ई, ए और आई। इसमें जीभ का जो आगे का जो भाग होता है यही भाग ऊपर नीचे होता है, इसमें एक हल्की सी हरकत होती है, इसलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है, अग्र स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एकमात्र स्वर आता है। कौन सा स्वर आता है, अ स्वर आता है। अ स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग जो होता है इसमें हल्का सा तनाव आता है, उठाव आता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है अ को। इनके अतिरिक्त अन्य जो स्वर होते हैं जैसे कि हम बात करते हैं आ या उ, दीर्घ उ, ओ, औ, और इसके साथ एक और आगत ध्वनि होती है, इसको आगत स्वर भी कहा जाता है। और वो स्वर कौन सा होता है, ये आ। तो इस प्रकार के जो ये स्वर होते हैं इन स्वरों को क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा जाता है। यानी जिह्वा के पीछे का भाग, यानी जिह्वा का वो भाग जो हमारे कंठ से जुड़ा हुआ होता है उस भाग में हल्का सा जो एक परिवर्तन है वो आता है, हल्का सा खिंचाव आता है, तो इसलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा जाता है। यानी जिह्वा के अग्र स्वर से उच्चारित होने वाले स्वरों की हम बात करते हैं तो ये स्वर 4 हो जाते हैं। कौन कौन से, ई और ए आई। ये जो 4 स्वर होते हैं जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं। एकमात्र जो अ स्वर है ये जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित होता है। और पश्च स्वरों की अगर हम बात करें तो आ, इसके अतिरिक्त हम बात करें तो उ, ओ तथा औ।
ये जो सभी स्वर होते हैं, इन सभी स्वरों का उच्चारण जो है वो जीवा के पश्च भाग यानी जीवा के पीछे के भाग से होता है। तो इस प्रकार जीवा की स्थिति के आधार पर हम 3 भागों में इस प्रकार से इन स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो जीवा भाग के आधार पर जो ये वर्गीकरण है ये हमने कर लिया है। यहाँ जीवा स्थिति के स्थान पर आप क्या लिख लोगे? जीवा भाग। क्या लिख लोगे? एक छोटा सा जो करेक्शन रह गया है आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। जीवा भाग के आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जीवा स्थिति के आधार पर हम आगे एक और वर्गीकरण कर लेते हैं। स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत ये 5वां और अंतिम वर्गीकरण हो जाता है। इसको आप क्या कहोगे? जीवा स्थिति के आधार पर। जीवा स्थिति के आधार पर। तो जीवा स्थिति के आधार पर जब आप वर्गीकरण की बात करते हैं तो मित्रों जीवा स्थिति के आधार पर इन स्वरों को हम 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। कितने भागों में विभाजित कर लेते हैं? 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। और वो 4 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? तो इसके अंतर्गत आप जो पहला भाग है वो पहला भाग आप लिख सकते हैं संवृत। दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग आप लिख सकते हैं अर्ध संवृत। तीसरा जो भाग है, तीसरा भाग आप लिख सकते हैं विवृत। तथा चौथा और अंतिम भाग आप लिख सकते हैं अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। ये जो वर्गीकरण किया गया है ये जीवा के किसी भी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण के समय जीवा के उठाव या जीवा के दबाव के आधार पर किया गया है। इस आधार पर जब हम बात करते हैं सबसे पहले संवृत वर्णों के विषय में, तो संवृत वर्णों के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं वो 4 वर्ण हो जाते हैं। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हो जाते हैं? वो 4 वर्ण हो जाते हैं ई, उ तथा ऊ। ये जो स्वर होते हैं ये संवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। यानी इन स्वरों का जब उच्चारण होता है तो स्वरों में जो जीवा है उस जीवा में हल्का सा क्या आ जाता है? जो दबाव है, दबाव सा आ जाता है। ई का जब आप उच्चारण करते हैं तो आप देखोगे जीवा में हल्का सा एक नीचे की ओर दबाव होता है। इसी प्रकार ऊ का जब आप दबाव करते हैं तो उस दबाव के समय में भी जीवा जो वायु है, प्रवाहित वायु, वो जीवा के ऊपर से जोर लगाते हुए जीवा को हल्का सा नीचे की तरफ दबा देती है। होठ गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं और ये ऊ और ऊ की जो ह्रस्व दीर्घ की जो ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों की जो रचना है वो रचना हो जाती है। इनमें इस जीवा की स्थिति में हल्का सा क्या आता है? दबाव। क्या आ जाता है? जीवा स्थिति में आंशिक दबाव आ जाता है। और दबाव से उत्पन्न होने वाले जो उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं वो ई और उ, ये 4 स्वर हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले अर्ध संवृत के बारे में। तो अर्ध संवृत के अंतर्गत आने वाले केवल 2 स्वर हो जाते हैं। और वो 2 स्वर कौन कौन से हो जाते हैं? ए तथा ओ। ए तथा ओ, ये जो 2 स्वर होते हैं इन 2 स्वरों को क्या कहा गया है? अर्ध संवृत कहा गया है। यानी कि यहाँ पर जो दबाव होता है वो दबाव इस दबाव की अपेक्षा यहाँ का दबाव और भी कम हो जाता है। ए और ओ में जो दबाव है वो और भी हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार अर्ध संवृत के अंतर्गत आने वाले जो स्वर हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? ए तथा ओ, ये 4 स्वर हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विवृत वर्ण की। तो विवृत के अंतर्गत जो आने वाला एकमात्र स्वर हो जाता है अ। कौन सा स्वर आ जाता है? अ में जो उच्चारण प्रयत्न होता है वो कौन सा प्रयत्न लगता है? इसके अंतर्गत केवल और केवल विवृत प्रयत्न लगता है। विवृत इसलिए क्योंकि विवृत को मूल रूप से स्वर कहा जाता है। और व्याकरण में यदि हम मूल या आदि स्वर की बात करते हैं तो वो स्वर अ ही होता है। क्योंकि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं, तो मूल रूप से उसके साथ में अ स्वर ही जुड़ा होता है, अन्य कोई स्वर नहीं होता है। हम जितने भी वर्णों का उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, इन सभी स्वरों के साथ में आप देख सकते हैं कहीं न कहीं कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? एकमात्र स्वर जुड़ा हुआ है अ। तो इसीलिए इस व को आदि विवृत यानी कि आदि स्वर की संज्ञा यानी प्रथम स्वर की संज्ञा या मूल स्वर की जो संज्ञा है वो भी दी गई है। तो इस प्रकार विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आने वाला जो स्वर है वो कौन सा हो जाता है? एकमात्र स्वर हो जाता है। और वो स्वर कौन सा है?
अ हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्धविवृत के अंतर्गत आने वाले स्वर कौन से होते हैं। तो अर्धविवृत के अंतर्गत आने वाले जो बचे हुए जितने भी स्वर हैं वो सभी के सभी स्वर किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अर्धविवृत के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ आप देखोगे बचे हुए स्वरों में एक स्वर बचा हुआ है आ। इसके अलावा आप देखते हैं ए और ओ यहाँ पर आ गए हैं, तो बचे हुए स्वर कौन से हो गए, ऐ तथा औ, ऐ तथा औ। तो इस प्रकार के ये जो स्वर होते हैं, इन 3 स्वरों में कौन सा प्रयत्न आ जाता है, अर्धविवृत प्रयत्न आ जाता है। तो इस प्रकार जीवा स्थिति के आधार पर भी हम स्वरों का वर्गीकरण कर चुके हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि विवृत प्रयत्न के अंतर्गत हमने स्वरों का जो वर्गीकरण किया है, ये वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। अच्छी तरह से हमने पूर्ण रूप से इसका जो वर्गीकरण जो विश्लेषण है वो कर लिया है। इसके बाद में हम प्रयत्न की बात करते हैं। तो प्रयत्न के अंतर्गत अभी तक आप देखते हैं कि स्पष्ट प्रयत्न को पढ़ लिया है, ईषद स्पष्ट को पढ़ लिया है, विवृत प्रयत्न को पढ़ लिया है। आगे जो प्रयत्न आने वाला है वो प्रयत्न हो जाता है ईषद विवृत प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न हो जाता है, ईषद विवृत। यानी प्रयत्न के जो हमने 5 भेद किए थे, उन 5 में से स्पष्ट, ईषद स्पष्ट और विवृत, इन 3 प्रयत्नों को हम पढ़ चुके हैं। जो चौथा प्रयत्न है, चौथा प्रयत्न हो जाता है ईषद विवृत। कौन सा प्रयत्न हो जाता है, ये ईषद विवृत प्रयत्न हो जाता है। और ईषद विवृत प्रयत्न का तात्पर्य हो जाता है आंशिक स्वर, आंशिक स्वर के साथ जो उच्चारित होने वाली ध्वनियां होती है, इनको हम क्या कहते हैं, ईषद विवृत कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण होते हैं, वो वर्ण कितने होते हैं, वो वर्ण मात्र 3 वर्ण हो जाते हैं। यानी कि आप लिख लीजिए कि सत्व वर्णों के उच्चारण में ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। सत्व वर्णों, अब सत्व वर्ण के अंतर्गत आने वाले जो तीनों शकार होते हैं, इसका जो क्रम है श, श और स, तो इन वर्णों के उच्चारण में ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। कौन सा, ईषद विवृत। यानी अगर हम इसको स्पष्ट रूप से लिखें तो यह प्रयत्न कुछ इस प्रकार से होगा, ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो ये प्रयत्न आ जाता है ईषद विवृत के अंतर्गत। यानी कि जो सत्व वर्ण होते हैं वो तीनों के तीनों वर्ण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके अतिरिक्त एक वर्ण जो और आ जाता है, वो कौन सा आ जाता है, ह वर्ण में भी जो ईषद विवृत प्रयत्न ही होता है। ह वर्ण में भी यही प्रयत्न होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजनों में कौन सा प्रयत्न होता है, कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है। कई बार यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है कि ऊष्म व्यंजनों में कौन सा प्रयत्न होता है, तो वहां पर आपका जवाब होना चाहिए ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो आप लिख सकते हैं अर्थात ऊष्म व्यंजनों में व्यंजन वर्णों में ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है, आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो इस प्रकार से आ गया ईषद विवृत प्रयत्न। अब आगे हम यदि बात करें एक और प्रयत्न की, तो 5वां और अंतिम प्रयत्न हो जाता है संवृत प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न हो जाता है, 5वां और अंतिम प्रयत्न कौन सा हो जाता है, संवृत प्रयत्न। तो संवृत प्रयत्न के अंतर्गत एकमात्र स्वर आता है, और वो स्वर कौन सा आ जाता है, अ स्वर आ जाता है। आप लिख लीजिएगा कि अ स्वर के उच्चारण में संवृत प्रयत्न होता है। अ स्वर के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है,
संवृत्त प्रयत्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि अ को आदि स्वर कहा गया है, क्योंकि अ को आद्य स्वर कहा गया है। प्रथम रूप से किसी भी व्यंजन वर्ण को उच्चारण के योग्य बनाने में अ स्वर का ही योगदान होता है। आप इस पॉइंट को भी यहां साथ में नोट कर लीजिएगा। किसी भी व्यंजन को, किसी भी व्यंजन वर्ण को उच्चारण योग्य बनाने में मूल रूप से अ स्वर ही जुड़ा होता है। सामान्यतः हम जितने भी व्यंजनों का उच्चारण जब आरंभिक अवस्था में सीख रहे होते हैं तो सीखने की अवस्था में जो आदि स्वर होता है यानी अ स्वर होता है, यही स्वर प्रत्येक व्यंजन के साथ में जुड़ा होता है और इसी अ स्वर को उन सभी व्यंजनों के साथ में जोड़ करके हम उच्चारण करना आरंभ करते हैं, यानी उच्चारण की प्रक्रिया को हम सीखते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने आभ्यंतर प्रयत्न को बहुत ही विस्तार के साथ पढ़ा है। आशा करता हूँ ये वीडियो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। मित्रों, अगले वीडियो में हम जो बाह्यांतर प्रयत्न है उसके विषय में हम और आगे चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए मित्रों, मैं दीपक सिकवाल एक बार पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।